हेलो फ्रेंड्स। खून की कमी होना प्रेगनेंसी में आजकल बहुत ही आम हो चुका है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी में खून की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कितना होता है और इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर खून की कमी होती है तो इसके क्या लक्षण होते हैं और खून की कमी प्रेगनेंसी में क्यों होती है और इसको बढ़ाने के लिए हम अपनी डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारा खून बढ़े। तो मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगी। हमारे शरीर में होता है एक लाल खून जिसे हम आरबीसीज कहते हैं और आरबीसीज के अंदर होता है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाता है और जो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे वापस फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि वो हमारे शरीर से निकल जाए। अगर किसी को भी खून की कमी होती है तो ये ऑक्सीजन लंग्स से हमारे टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारे टिश्यूज़ में, सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि क्यों ऐसा होता। ये जो आरबीसीज होते हैं हर 120 दिन में दोबारा नए नए बनते रहते हैं। हर 3 महीने में खून जो होता है वो अपना दोबारा बनता रहता है। अब प्रेगनेंसी में खून की कमी होने के मेन 3 कारण होते हैं। पहला कि खून बन ही नहीं रहा, यानी आरबीसीज बन ही नहीं रहे हैं। दूसरा कि जो खून बन तो रहा है लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है। और तीसरा, शरीर के किसी भी जगह से ब्लड लॉस हो रहा है। तो खून क्यों नहीं बन पाता शरीर के अंदर? पहला कारण कि शरीर में जो है आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं वो आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बना। तो अगर किसी को भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। और एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाता है, यानी आरबीसीज बन ही नहीं पाते हैं। वो एक कंडीशन होती है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें डिफेक्ट होता है बोन मैरो के लेवल पे। जो बोन्स में एक मैरो होता है जहाँ पे खून बनता है, अगर वहाँ पे खून ना बन पाए या किसी कारण से खून नहीं बन पा रहा है तो एप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन होती है जिसमें खून बन ही नहीं पा रहा है। दूसरा होता है कि खून बन तो रहा है लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ऐसी बहुत सी कंडीशन है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। इन सब में खून तो बनता है लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। थर्ड होता है ब्लड लॉस। जैसे कि किसी को, मान लीजिए किसी को गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, पेट में छाले हो गए हैं, तो वहाँ ब्लीडिंग तो छोटी छोटी बहुत कम कम होती हैं लेकिन आगे चल के वो खून की कमी भी कर सकती हैं। दूसरा, मान लीजिए किसी को बवासीर है, तो प्रेगनेंसी में बवासीर और बढ़ जाने के कारण या फिर किसी भी कारण अगर खून बवासीर की जगह से निकलता रहता है तो खून की कमी पैदा हो जाती है। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में कितना होता है। पहली तिमाही में और लास्ट की तिमाही में, जो पहले के 3 महीने हैं और लास्ट के जो 3 महीने में है, उसमें हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % से ज़्यादा होना चाहिए। और जो बीच की तिमाही होती है, यानी चौथे महीने से लेकर 6ठे महीने तक, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 10.5 ग्राम % से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि आपको खून की कमी नहीं है। अब हम जानते हैं कि खून की कमी के क्या लक्षण होते हैं। बहुत सी महिलाएं जब अपना हीमोग्लोबिन की सीबीसी की रिपोर्ट कराती हैं तो उसमें जब खून की कमी आती है तो वो कहती हैं कि मैम हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो कोई भी परेशानी नहीं है। तो मैं उनको ये बता दूं कि जब खून की कमी होती है तो शुरू के स्टेजेस में, क्योंकि बॉडी जो है शुरू के स्टेजेस में अडेप्ट कर जाती है, कंपनसेट करने लगती है, तो इसलिए कोई भी लक्षण नहीं मिलते। लेकिन जैसे जैसे ये खून की कमी बढ़ती जाती है तो ये लक्षण आने लगते हैं। अब लक्षण क्या आते हैं? जैसे कि थकावट हो जाती है, कहीं कंसंट्रेशन नहीं। और क्या लक्षण मिलते हैं? जैसे कि प्रेगनेंसी में जब खून की कमी होती है तो सांसें फूलने लगती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, दिल की धड़कनें महसूस होने लगती हैं, दिल बहुत तेज़ी से चलने लगता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हैं तो आपको एक सीबीसी की या हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें ये जो अनीमिया का रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं होती हैं जिनमें
खून की कमी होना ज़्यादा कॉमन पाया गया है और उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? पहला, जिनके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर तीन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। क्यों? क्योंकि अब प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट डबल हो गई है, तो इसलिए ऐसी महिलाओं को आयरन डिफिशिएंसी या खून की कमी होना बहुत आम बात है। दूसरा, जो औरतें बहुत जल्दी जल्दी बच्चे करती हैं, जो जैसे कि 2 साल में, 1.5 साल में वो फटाफट जो है बच्चे कर रही हैं, तो उनमें बहुत जल्दी खून की कमी हो जाती है, क्योंकि पिछली प्रेगनेंसी है उससे जो लॉस हुआ है वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं होता और दूसरी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को मैं सुझाव दूंगी कि कम से कम 2 प्रेगनेंसी के बीच में 3 साल का गैप रखना चाहिए। तीसरी, ऐसी महिला जो बहुत कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो जैसे कि 17-18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको एक एप्रोप्रिएट एज पे ही प्रेग्नेंट होना चाहिए। चौथा, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही जिनके अंदर खून की कमी है, तो उनमें तो प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा खून की कमी होने का रिस्क रहता है। अब हम जानेंगे कि खून की कमी से प्रेगनेंसी पर क्या असर होता है, माँ पर क्या असर होता है और बच्चे पे क्या असर होता है। अगर किसी महिला को खून की कमी है तो उस महिला को खून चढ़ाना पड़ सकता है। अब शरीर में खून की कमी है तो वो हो सकता है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस भी उनको पकड़ सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस वो एक्वायर कर सकती हैं। और कई बार अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा हो तो महिलाएं जो हैं वो शॉक में जा सकती हैं, कार्डियक फेलियर में जा सकती हैं, और उनको डिलीवरी के दौरान, जैसे अगर डिलीवरी होती है तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा खून भी जा सकता है और डिलीवरी के बाद खून चढ़ाना भी पड़ सकता है। दूसरा, बच्चे पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि इसमें प्री मैच्योर बर्थ का यानी समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है, तो बच्चा कम समय का पैदा होता है, उनको भी इन्फेक्शंस एक्वायर करने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। दूसरा, बच्चे में भी अनीमिया डेवलप हो सकता है। तीसरा, बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो खून की कमी के कारण बच्चे तक खून नहीं पहुंच पाया तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बच्चे का वजन भी कम हो सकता है। हम जानते हैं कि डाइट में ऐसे क्या चेंजेस लाए जाएं ताकि खून की कमी ना हो। ऐसा क्या खाया जाए जिससे खून बढ़े? पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसे कि पालक में बहुत आयरन पाया जाता है। इसे आप सब्जी की फॉर्म में खा सकती हैं, इसका सूप बना के पी सकती हैं, और अगर उस सूप में अगर आप नींबू डाल लें तो इससे इसका टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाता है, और साथ में विटामिन सी मिलने से आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाता है। दूसरा, आप टमाटर ले सकती हैं। तीसरा, आप गाजर खा सकती हैं। गाजर में भी बहुत आयरन पाया जाता है और साथ ही साथ ये आईसाइट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फ्रूट्स में आप अनार ले सकती हैं, अनार का जूस पी सकती हैं। अनार आप डेली एक अनार आपको खाना चाहिए। दूसरा, फ्रूट्स में आप खा सकती हैं, एप्पल खा सकती हैं। सेब में बहुत आयरन पाया जाता है, चुकंदर से भी बहुत खून बढ़ता है। आप अपनी डाइट में चुकंदर को ज़रूर ऐड कीजिए। साथ में आप ऐड कर सकती हैं गुड़, मूंगफली के दाने, और गुड़ और मूंगफली के दानों के आजकल लड्डू भी बनाए जाते हैं। डेली आप एक लड्डू का भी सेवन कर सकती हैं। साथ में आपको इनके साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि अंजीर ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, काली मोटी किशमिश आती है, आप वो भी उसको पानी में भिगो के डेली सेवन कर सकते हैं। कम से कम 5-6 किशमिश, 5-6 बादाम का आप सेवन कीजिए डेली की डेली। इनके साथ, क्योंकि इनमें आयरन होता है, इनके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिनमें विटामिन सी है, जैसे कि नींबू पानी, मौसमी हो गई, आंवला। इनके साथ लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन और तेजी से बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में खून की कमी ना हो, इसके लिए हम प्रेगनेंसी में आयरन खाने की सलाह देते हैं, आयरन की टैबलेट्स खाने की सलाह देते हैं। तो अब आयरन की टैबलेट्स खाने से पहले कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि मैम हम डाइट भी पूरी ले रहे हैं, हम आयरन की टैबलेट भी खा रहे हैं, फिर भी हमारा खून क्यों नहीं बढ़ रहा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आयरन की टैबलेट्स लेते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम दोनों ही दिया जाता है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आयरन और कैल्शियम दोनों गोली को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ना तो आयरन, क्योंकि ये दोनों जो है एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो ना ही आयरन का एब्जॉर्प्शन हो पाता है और ना ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। इसलिए कम से कम इन दोनों गोलियों में 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। दूसरा, आयरन की गोली लेने के साथ आपको
ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसको किसी भी एक ऐसी चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए जिसमें कैफीन होता है, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई या चॉकलेट्स हो गई। इन चीज़ों के साथ कभी भी आयरन टैबलेट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। कि टैबलेट कभी भी दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए, फिर वही होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता। कोशिश कीजिए कि आयरन की जो टैबलेट्स है वो नींबू पानी के साथ लीजिए ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो सके। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको आयरन सूट नहीं करता, जिनको आयरन से कब्जी बनी रहती है। कुछ महिलाएं कहती हैं हमें तो दवाई से ही उल्टी आने लगती है या हमें दवाई से बहुत गैस बनती है। तो ऐसे केस में मैडम हम क्या करें? हमें गैस की गोली भी खानी पड़ती है। तो मैं ये बता दूं तो आयरन को कभी भी एंटासिड्स के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई भी गैस की गोली ले रहे हैं आयरन के साथ तो हमेशा 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि जो एंटासिड्स होते हैं, जो गैस की दवाइयाँ होती हैं, वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जिन महिलाओं को आयरन की गोली से गैस बहुत बनती है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, आयरन के ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आयरन खाने से महिलाओं को दिक्कत आती है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, आयरन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम पाए जाते हैं, जैसे कि फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस बिस। भी दिक्कत हो हमेशा अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो इसका कोई ना कोई हमेशा हल आपको निकाल के देंगे। अगर फिर भी मान लीजिए कंपाउंड भी चेंज हो गया और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है या आप उस गोली को नहीं खा पा रही हैं, नहीं आपको सिम्टम्स सूट कर रहे हैं, तो आप इंजेक्शंस भी लगवा सकती हैं। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो कुछ आयरन के इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम ऑल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के लगाते हैं और इससे खून की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन कई बार खून इतना कम हो जाता है कि खून चढ़ाना भी पड़ता है। इस वीडियो में जाना कि खून की कमी क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी मात्रा कितनी होती है और इससे बचने के लिए क्या हमें डाइट में चेंजेस लाने चाहिए, उससे क्या होगा, आयरन की गोली कब कब खानी चाहिए, अगर आयरन की गोली आपको सूट नहीं कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी कंप्लायंस ठीक नहीं है, अगर आप ठीक से आयरन की गोली नहीं ले रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।